आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अल्टरनेटिंग करंट, जिसमें पहला टॉपिक है जनरेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज। तो करंट किसे कहते हैं? फ्लो ऑफ चार्जेस अलोंग ए डेफिनिट पाथ। जो डेफिनिट पाथ में फ्लो ऑफ चार्जेस होता है उसे हम कहते हैं करंट। अब करंट दो तरह का होता है, एक होता है डीसी करंट और दूसरा होता है एसी करंट। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में फ़र्क क्या है? डीसी करंट का मतलब है डायरेक्ट करंट, और इसमें जो चार्जेस हैं वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इज यूनी डायरेक्शनल, यानी एक ही डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। द डीसी करंट जो है वो कांस्टेंट रहता है टाइम के साथ, और इसमें फ्रीक्वेंसी ज़ीरो होती है। इसके एग्जाम्पल्स जो है वो बैटरी है और डीसी जनरेटर है। जबकि एसी में क्या होता है कि वो ये एसी करंट जो है वो दोनों डायरेक्शन में फ्लो करता है, यानी एक बार पॉजिटिव डायरेक्शन में फ्लो करेगा और फिर एक बार निगेटिव डायरेक्शन में फ्लो करेगा। इसका जो मैग्नीट्यूड है वो टाइम के साथ चेंज होता रहता है। अब इसमें फ्रीक्वेंसी भी होती है, और इसका एग्जाम्पल क्या है? अल्टरनेटर। तो ये इसके बेसिक डिफरेंस है डीसी करंट और एसी करंट में। अब यहाँ पे देखिए कुछ वेव फॉर्म हमने बनाई हैं। जो पहली वेव फॉर्म आप देख रहे हैं ये वाली, ये किसके लिए है? डीसी वेव फॉर्म है। तो इसमें देखिए येलो कलर से जो लाइन दिखाई है ये कांस्टेंट है, ये पूरी टाइम के साथ कांस्टेंट वैल्यू है। अगर आपने मान लीजिए कि 10 वोल्ट की बैटरी लगाई है तो ये 10 वोल्ट कांस्टेंट रहेगा हर टाइम के साथ। देख रहे हैं ना आप, जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे ये मैग्नीट्यूड इसका कांस्टेंट है और इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। एसी वेव फॉर्म देखिए, एसी वेव फॉर्म पहली वेव फॉर्म हमने बनाई है सा टूथ वेव फॉर्म, जिसको आरी कहते नहीं, आरी। अगर आप आरी में जो टूथ बने होते हैं उनको ध्यान से देखिए, वो कुछ इसी तरह से बने होते हैं। तो इसमें देखिए कि ये एक बार पॉजिटिव हुआ है और दूसरी बार निगेटिव हुआ है। इसी तरह ये स्क्वायर वेव फॉर्म है, एक बार ये पूरा पॉजिटिव हुआ है, इसका पूरी वैल्यू देखिए, ये पूरी जो है ये पॉजिटिव हुई है और ज़ीरो पे आ गई। यहाँ ज़ीरो से स्टार्ट हुई और मैक्सिमम गई, फिर ये ज़ीरो पे आई, उसके बाद फिर निगेटिव इंक्रीज करना शुरू हुई, ये निगेटिव इंक्रीज हो रही है, और उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू जाके फिर ये ज़ीरो हो जा रही है। तो ये एक बार ये निगेटिव हुई, तो इसे कहते हैं अल्टरनेटिंग वेव फॉर्म। ये ट्रायंगुलर वेव फॉर्म है। यहाँ पे देखिए जो वेव फॉर्म बनी है पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए वो ट्रायंगल शेप में है, और फिर यही ट्रायंगल शेप निगेटिव में भी है। इसी तरह से ये वाली वेव फॉर्म जिसको कहते हैं साइनसॉइडल वेव फॉर्म, ये टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है और यहाँ मैक्सिमम पे पहुँचने के बाद फिर ये डिक्रीज होना शुरू हुआ और ज़ीरो पे आया, उसके बाद फिर निगेटिवली इंक्रीज हो रहा है और इंक्रीज होने के बाद फिर ये ज़ीरो पे चला गया। तो आप देख पा रहे हैं कि ये एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू पहुंच रही है। तो इस तरह से इसको कहते हैं एसी वेव फॉर्म। ये डिफरेंट टाइप की वेव फॉर्म्स हमने आपको दिखा दी हैं। अब चलिए मेन टॉपिक के ऊपर कि अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज कैसे जनरेट होता है। तो फिगर आपके सामने है, इसमें देखिए कि दो पोल हैं, दो मैग्नेट हैं, एक ये नॉर्थ मैग्नेट है और एक ये साउथ मैग्नेट है, ठीक है। तो नॉर्थ मैग्नेट से देखिए बहुत सारे एरो निकल रहे हैं। ये एरो क्या है बच्चों? ये एरो है फ्लक्स, इसको कहते हैं फ्लक्स, ठीक है। ये क्या चीज़ है? ये है फ्लक्स। तो ये नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल की तरफ जा रहे हैं। मैग्नेट
दो लगे हुए हैं, नॉर्थ और साउथ। इनके बीच में एक कॉइल हमने लगा दी है, ABCD एक कॉइल लगा दी है जो रोटेट करेगी इसमें। अब इसमें देखिए एक चीज है A वेक्टर और B वेक्टर। B क्या है? फ्लक्स डेंसिटी है। फ्लक्स डेंसिटी कैसे किसे कहते हैं? फ्लक्स पर यूनिट एरिया, है ना। डेंसिटी का मतलब है फ्लक्स पर यूनिट एरिया। अब चूंकि ये वेक्टर है, इसमें मैग्नीट्यूड भी इन्वॉल्व है और डायरेक्शन भी इन्वॉल्व है, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी हुई, तो इसके ऊपर एरो लगा दिया। ए क्या है? ए जो है वो एरिया वेक्टर है। एरिया वेक्टर जो है वो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, तो ये जो कॉइल है इस कॉइल के परपेंडिकुलर है एरिया वेक्टर, जो कि येलो कलर से यहाँ पे हमने दिखाया है। तो फाई यानी फ्लक्स, फाई का मतलब क्या है? फ्लक्स। तो फ्लक्स किसके बराबर होगा बच्चों? ये फ्लक्स किसके बराबर हुआ? फ्लक्स फाई जो है वो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम। तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। अब इस फाई की जगह हम वैल्यू पुट कर देते हैं ओमेगा टी की, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन गई हमारी बी ए कॉस ओमेगा टी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। यहाँ पे देखिए हमने और इसको इलोबरेट करके आपको समझाने की कोशिश की है कि ये दो मैग्नेट है, ये एरो जो दिखा रहे हैं हम, ये है फ्लक्स, और इनके बीच में ये कॉइल है जो कि रोटेट कर रही है और एक करंट जनरेट हो रहा है। तो ये यहाँ पे एक रेजिस्टर आर लगा दिया है। B1 B2 जो है ये ब्रशेज हैं, S1 S2 जो है ये स्लिप रिंग है। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि दो मैग्नेट के बीच में ये कॉइल रोटेट कर रही है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो फ्लक्स हमने निकाला था बी ए कॉस थीटा, ये फ्लक्स आ गया हमारा। अब अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, अभी तो हमने एक ही टर्न दिखाया था कॉइल का, तो इसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारी इक्वेशन आ जाएगी 1, यानी n बी ए कॉस ओमेगा टी। अब बताइए आप कि ये फाई की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी बच्चों? ये फाई की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? देखिए नंबर ऑफ टर्न्स भी कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कांस्टेंट है, एरिया भी कांस्टेंट है, यानी जब ये वैल्यू मैक्सिमम होगी तो इस पूरे की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है? चाहे साइन हो चाहे कॉस हो, उनकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में वेरी करती है, तो मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो जब कॉस ओमेगा टी की वैल्यू 1 होगी तो फ्लक्स मैक्सिमम होगा। तो फाई नॉट इज इक्वल टू एन बी ए। ठीक है, तो ये फाई नॉट की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में पुट की, तो फ्लक्स की इक्वेशन आ गई हमारी फाई टी इज इक्वल टू फाई नॉट कॉस ओमेगा टी। फाई टी क्या है? किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर, यानी इंस्टेंटेनियस फ्लक्स, किसी भी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर हमारा फ्लक्स कितना है। और फाई नॉट क्या है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स है, कॉस ओमेगा टी। एक इक्वेशन ये आ गई। अब मान लीजिए कि ये जो हमारी कॉइल थी, CD कॉइल हमने लिया है साइड, ये थोड़ा सा टाइम के साथ डिस्प्लेस हुई। कितनी डिस्प्लेस हुई? ओमेगा टी। तो हमें पता है कि ये जो है कॉइल का प्लेन है और ये एरिया वेक्टर है, ये एरिया वेक्टर है। ठीक है, तो जब ये थोड़ा सा रोटेट करेगा तो एरिया वेक्टर भी रोटेट करेगा। तो कितना रोटेट करेगा? जितना कि ये प्लेन रोटेट कर रहा है, प्लेन रोटेट कर रहा है ओमेगा टी, तो एरिया वेक्टर भी कितना रोटेट किया? ओमेगा टी। ठीक है ना। अब आइए फैराडेज लॉ क्या कहते हैं? फैराडेज लॉ कहते हैं कि जब भी फ्लक्स में चेंज होगा EMF जनरेट होगा। ठीक है, तो E इज इक्वल टू, ये हमें पता है, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई ओवर डी टी। तो अब हमने यहाँ पे फाई की वैल्यू पुट कर दी, एन बी ए कॉस ओमेगा टी।
तो देखिए n कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, इसको हमने बाहर ले लिया। माइनस का ये साइन था, ये भी साइन ऐसे ही रहने दिया। अब डिफरेंशिएट क्या होगा? डिफरेंशिएट होगा कॉस ओमेगा टी। तो कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है? साइन ओमेगा टी। और इसके साथ क्योंकि ओमेगा टी भी साथ में है, टी के साथ ओमेगा भी है, तो ओमेगा भी चेंज हो रहा है, तो ओमेगा भी एज इट इज यहाँ पे लिख दिया जाएगा, यानी एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 3 आ गई, ईएमएफ की इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब बताइए आप, ये ईएमएफ मैक्सिमम कब होगा? ये ईएमएफ मैक्सिमम तब होगा जब साइन ओमेगा टी की वैल्यू कितनी हो बच्चों? 1 हो। तो मैक्सिमम ईएमएफ कितना हो गया? एन बी ए ओमेगा, ये मैक्सिमम फ्लक्स हो गया। इसको जो है इक्वेशन 3 में हमने पुट कर दिया। तो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई। यहां से हमें साइनोसॉइडल ईएमएफ मिल गया। तो E क्या है? ई का मतलब है कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई टी इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो ई जो है वो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ है, ई नॉट जो है वो मैक्सिमम ईएमएफ है। ये भी क्लियर हो गया। चलिए, अब इसी इक्वेशन को जो हमने लिखा है, ये जो इक्वेशन यहाँ लिखी है, अगर हम इसको R से डिवाइड कर दें रेजिस्टेंस से, तो क्या होगा? ई नॉट अपॉन आर साइन ओमेगा टी। और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा करंट, क्योंकि ईएमएफ अपॉन आर क्या चीज होता है बच्चों? ओम्स लॉ के हिसाब से करंट। तो ये हो गया इंस्टेंटेनियस करंट। अब चूंकि ये करंट, ये ईएमएफ ई नॉट मैक्सिमम है, तो यहाँ पे ये करंट भी बेटा मैक्सिमम होगी। तो इक्वेशन क्या बन गई करंट की? आई नॉट साइन ओमेगा टी। देखिए अगली स्लाइड में हमने आपको दिखाया है कि आई इज इक्वल टू ओम्स लॉ के हिसाब से ईएमएफ अपॉन आर, तो आर से डिवाइड कर दिया। तो ई नॉट जो है वो मैक्सिमम है, तो करंट की वैल्यू भी मैक्सिमम होगी। तो ये इक्वेशन नंबर 5 आ गई। तो आई जो है वो इंस्टेंटेनियस करंट है और आई नॉट जो है वो मैक्सिमम करंट है। अब देखिए ये वेव फॉर्म आ गई। तो ये वेव फॉर्म हम कैसे ड्रॉ करेंगे, इसको कैसे समझें कि ये इस फॉर्म में वेव फॉर्म आ गई? तो इसको हम और आसान तरीके से आपको समझाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पे आइए, यहाँ से आपको एकदम समझ में आ जाएगा। आप देख रहे होंगे कि ये जो कॉइल हमने एक बनाई है, सबसे पहले एक हमने कॉइल बनाई है, ये कॉइल की इनिशियल पोजीशन है और ये फ्लक्स के 90 डिग्री पे है। ठीक है, पहली वाली कॉइल ली है, ये कॉइल देखिए, ये फ्लक्स तो इस डायरेक्शन में जा रहा है और जो कॉइल है वो हमारी 90 डिग्री पे है। तो वह एरिया वेक्टर हमें पता है, जो हमने येलो कलर से आपको दिखाया है, वो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो अब आप देखिए कि t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू 0 फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी? सामने वैल्यू लिखी है, पाई t इज इक्वल टू फाई नॉट कॉस t की वैल्यू 0 है, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1, यानी पाई नॉट मैक्सिमम वैल्यू। तो t की वैल्यू यानी टाइम, ये टाइम जो है ये इस 0 के ऊपर फ्लक्स कितना है बच्चों? ये देखिए मैक्सिमम आ गया ना। ठीक है, अब t इज इक्वल टू 0 पे ईएमएफ और करंट की वैल्यू क्या होगी? अगर हम यहाँ पुट करें तो t इज इक्वल टू 0 पे E की वैल्यू क्या होगी? साइन 0, ई नॉट साइन 0, ई नॉट साइन 0 डिग्री। तो ये क्या होगा? वैल्यू 0। और I की वैल्यू क्या होगी? ये भी 0 होगी।
तो देखिए दोनों की वैल्यू यहाँ पे, ये जो ये वाली वेव फॉर्म है ये जो है करंट की है, जो आपको ब्राउन कलर से दिखाई दे रही है, और जो डार्क ग्रीन से दिखाई दे रही है वो ईएमएफ है। तो जब टाइम 0 था तो ये ईएमएफ और करंट की वैल्यू दोनों 0 थी। ठीक है भाई, अब आगे चलिए, इसको हम एक काम करते हैं कि ये फाई नॉट और कॉस ओमेगा टी, चलिए अब ये बाद में करते हैं। अब आपने ले लिया टी या ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई बाई 2 यानी 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो अब बताइए फ्लक्स कितना हो जाएगा, पाई टी इज इक्वल टू पाई नॉट कॉस 90 डिग्री। तो ये तो वैल्यू 0 हो गई है ना, ये वैल्यू 0 हो गई। और ई की वैल्यू क्या हो गई, ई नॉट साइन 90 डिग्री। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, ई नॉट हो गई। इसी तरह से आई की वैल्यू क्या हो गई, आई नॉट साइन 90 डिग्री। ये कितनी हो गई, आई नॉट। तो अब आप यहां देखिए ये पाई बाई 2 के ऊपर फ्लक्स की वैल्यू 0 हो गई है ना, फ्लक्स की वैल्यू 0 हो गई, लेकिन करंट और ईएमएफ की वैल्यू मैक्सिमम हो गई। ये करंट की मैक्सिमम वैल्यू है और ये हमारी ईएमएफ की वैल्यू मैक्सिमम हो गई पाई बाई 2 पे। क्यों, ठीक है ना बच्चों। अब इसी तरह से आप पाई के ऊपर भी वैल्यू पुट कर सकते हैं कि जब t इज इक्वल टू पाई, पाई का मतलब 180 डिग्री। तो यहाँ पे आप पुट करके देखिए, तो यहाँ पे जब आप पुट करेंगे तो फाई जो है वो किसके बराबर होगा, मैक्सिमम फ्लक्स के। ये देखिए मैक्सिमम फ्लक्स आ गया, और करंट की वैल्यू और ईएमएफ की वैल्यू दोनों 0 होंगी। तो ई की वैल्यू भी 0 हो गई और आई की वैल्यू भी 0 हो गई। तो ये वाली वैल्यू पाई पे 0 हो गई। अब यहाँ पे ये ऐसा क्यों हुआ, तो देखिए ये एरिया वेक्टर जो था यहाँ पे उसी डायरेक्शन में था जिस डायरेक्शन में फ्लक्स है। अब ये कॉइल जब रोटेट करी तो ये एरिया वेक्टर जो है 90 डिग्री पे चेंज हो गया है ना, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, पाई बाई 2। फिर जब रोटेट करी इसने, फिर ये आ गया, कितना आ गया 180 डिग्री। आप देख रहे हैं येलो कलर से हमने दिखाया है। फिर जब ये इधर से रोटेट किया, फिर ये देखिए अपवर्ड पोजीशन में दिखा रहे हैं है ना, यानी 270 डिग्री। तो आप टी की वैल्यू 270 पुट कर दीजिए। फिर ये रोटेट किया, फिर ये इस डायरेक्शन में आ गया, ठीक है ना। तो इस कॉइल की पोजीशन से आप ये वेवफॉर्म ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, आप इसमें एक चीज और आप देख लीजिए, यहां पे हम आपको समझाते हैं। ये इसको दूसरे तरीके से समझिए। ये देखिए ये साइन वेव है, ये भी साइन वेव है, लेकिन ये कोसाइन वेव है। तो इसको अगर हम चेंज करें, यानी फाई टी इज इक्वल टू पाई नॉट, ये कितना हो जाएगा बच्चों, साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री या पाई बाई 2, या इसको आप लिख सकते हैं कि फाई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, चाहे ऐसे लिख दीजिए। तो अब आप देखिए कि ईएमएफ और करंट की इक्वेशन में ओमेगा टी है, साथ में कोई एडिशनल फीचर नहीं लगा है, लेकिन फाई की वैल्यू में ओमेगा टी के साथ एक एंगल ऐड हो गया है पाई बाई 2, वो भी प्लस का। तो इसका मतलब ये है कि फ्लक्स जो है वो लीड कर रहा है, यानी फ्लक्स पहले स्टार्ट हो रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे हमने वेवफॉर्म बनाई है कि फ्लक्स पहले स्टार्ट हो गया है, ठीक है, और ये मैक्सिमम वैल्यू है। लेकिन करंट और ईएमएफ जो है ये दोनों में फेज डिफरेंस, यानी दोनों के बीच में कोई एक एंगल नहीं है, इसलिए ये यहाँ दोनों 0 से स्टार्ट हो रही हैं और दोनों मैक्सिमम पे पहुँच रही हैं।
यहाँ पे मैक्सिमम पे पहुँच रही हैं। अब आप ये कहेंगे कि साहब ये करंट की वेव फॉर्म आपने छोटी क्यों दिखाई है? तो बच्चों, जब आप ई नॉट को जो ओम्स लॉ के हिसाब से जब आपने आई की वैल्यू निकाली तो क्या किया था, ई नॉट को डिवाइड किया था आर से और ये हो गया था साइन ओमेगा टी। तो जब आपने डिवाइड किया इस क्वांटिटी को तो ये थोड़ा सा कम हो गई ना, ई नॉट से कम हो गई, इसलिए इसको यहाँ पे हमने दिखाया थोड़ा सा कम। तो यानी करंट की वैल्यू थोड़ा सा कम दिखाई है। अब इसी तरह से आप देखिए कि जब कॉस की वैल्यू यानी फाई की वैल्यू, फ्लक्स की वैल्यू जब जीरो थी, जब फ्लक्स की वैल्यू जीरो थी तो करंट और वो ईएमएफ की वैल्यू मैक्सिमम थी। तो आप यहां से भी समझ सकते हैं, वरना आप यहां से समझ सकते हैं कि डिफरेंट यहाँ पे टी की वैल्यू कितनी है। यहाँ की टी की वैल्यू हमने पुट की है 0, यहाँ टी की वैल्यू पुट की है π/2। तो ये तीनों इक्वेशन में आप पुट करके हमने आपको दिखा भी दिया कि देख लीजिए ऐसी पोजीशन आ रही है। तो ये याद रखिए कि कॉइल है, कॉइल के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर होता है। अगर एरिया वेक्टर उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में फ्लक्स है तो फिर दोनों के बीच में एंगल 0 हो गया। अब फ्लक्स जा रहा है इस डायरेक्शन में और एरिया वेक्टर जा रहा है इस डायरेक्शन में, है ना। तो ये जो है ये क्या हो गया, इसमें फेज डिफरेंस आ गया, यानी ये 90 डिग्री आ गया। तो आप इस पे 90 डिग्री पुट कर दीजिए। इस तरह से आप इस डायग्राम में अच्छी तरह से क्लियरली समझ में आ रहा है कि कॉइल जब फ्लक्स के परपेंडिकुलर है तो एरिया वेक्टर यानी जो येलो कलर से दिखाया है वो भी उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में फ्लक्स है। तो दोनों के बीच में एंगल 0, तो ये वाली वैल्यू निकाल दी, यानी फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम हो गया। अब सेकंड डायग्राम में, डायग्राम नंबर 2 में कॉइल जो है वो रोटेट कर गई। जब रोटेट कर गई जितना डिस्प्लेसमेंट कॉइल का होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट एरिया वेक्टर का होगा। तो हमने पहली सिचुएशन ये ले ली, दूसरी कि साहब ये 90 डिग्री पे मूव कर गई। तो जब यहाँ पे पूरी की पूरी हॉरिजेंटल हो गई तो अब देखिए कि ये यहाँ पे π/2 आ गई। तो यहाँ से ईएमएफ हमारा स्टार्ट हो गया, क्योंकि फैराडेज लॉ क्या कहता है कि जब तक कट नहीं करेगा ये कॉइल जो है, जब तक फ्लक्स को कट नहीं करेगी ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए इसने कॉइल को कट किया तो ईएमएफ हमारा इंड्यूस्ड हुआ और वो वैल्यू हमको कितनी मिल गई, मैक्सिमम मिल गई। तो मैथमेटिकली भी हमने आपको करके दिखा दिया और ग्राफिकली भी हमने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो हमको ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाएं और हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अगर पसंद है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में हम लोग कुछ बेसिक डेफिनेशंस स्टडी करेंगे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।